झारखंड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 22 सालों से झारखंड राज्यवासी इस राज्य की पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, जेल जा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस राज्य के लिए पॉलिसी नहीं बन पाई है। इस राज्य में यह पॉलिसी नहीं बन पाई है कि इस राज्य के मूलवासी कौन होंगे जो यहाँ के संवैधानिक अधिकारों पर पहला प्राथमिकता रखेंगे। भारत देश निश्चय ही राज्यों का संघ है। क्योंकि आज तक हमने जो भी बातें कही हैं मुखस्ती कही है, लेकिन आज वही बातें हम किताब का रेफरेंस लेकर कहते हैं। और लोकेशन तो आपको मालूम ही होगा, एक ऐसी जगह जहां हमको सबसे ज्यादा पावर मिलता है। और यहाँ जब बैठते हैं, यहाँ जब खड़े होते हैं तो ज्यादा किसी को गिनते भी नहीं है कि सामने वाला कौन है, क्योंकि हम सच्चाई के जगह पर बैठे हैं और सामने वाला कोई रहे उसका भी अंजाम यहीं पर होगा। तो बिल्कुल फिलहाल शमशान घाट से माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा 1932 का खतियान का जो विधेयक था उसे वापस किया गया है। साथ ही नियोजन नीति नहीं बन पाई है, उसे भी हाईकोर्ट ने असंवैधानिक कहा। तो ये संविधान 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 संविधान, इसकी दुआही केवल झारखंड के साथ। संविधान तो ये भी कहता है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने 2013 में जजमेंट भी दिया है कि एक व्यक्ति किसी एक ही राज्य में उस राज्य का निवासी हो सकता है। तो फिर यहाँ मैक्सिमम लोग बेरमो विधानसभा, झरिया विधानसभा, धनबाद विधानसभा, रांची विधानसभा इत्यादि इत्यादि विधानसभाओं में डबल वोटर वाले क्या कर रहे हैं? वहां संविधान की दृष्टि नहीं पड़ती है। वहां माननीय राज्यपाल महोदय के अलावा जो बुद्धिजीवी हैं, जो संवैधानिक प्रक्रिया के अंग हैं, क्या उन्हें दृष्टि नहीं दिखती है कि अवैध वोटर यहाँ कैसे आए हैं, जिनका अपने राज्यों में भी मतदान करते हैं और झारखंड में भी आके मतदान करते हैं? क्या वो संवैधानिक है? जब वही हाईकोर्ट कहती है कि एक व्यक्ति एक ही राज्य में अपने डोमिसाइल को रख सकता है, निवासी सब भारत के हैं लेकिन स्थानीय एक राज्य का होता है। निवासी का होना अलग विषय है, स्थानीय का होना अलग विषय है। तो हम लोग बात कर रहे हैं डोमिसाइल पॉलिसी की, और ये प्रत्येक राज्य में है। हर एक राज्य का जो संरचना हुआ है, प्रांत की जो रचना हुई है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 के आधार पर, तो कहीं ना कहीं लोकेलिटी के आधार पर, लोकल भाषा, लोकल संस्कृति के आधार पर हुआ है, ताकि उस राज्य के लोग जो उस भूभाग में बसते हैं उन्हें अवसर मिलेगा, उन्हें नियोजन में अवसर मिलेगा, उन्हें व्यापार में अवसर मिलेगा, उन्हें अन्य जो मामले हैं, अन्य जो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के रास्ते हैं, उनमें पहला अवसर मिलेगा उसको जो उस प्रांत के मूल निवासी होंगे। इसीलिए राज्यों का गठन हुआ है, इसीलिए नए नए राज्य बने हैं, ताकि किसी को अंधकार में ना रखा जाए, किसी को हास्य में ना रखा जाए, किसी को नीचे नहीं रखा जाए, सबको ऊपर आने का मौका मिले। लेकिन झारखंड की जब बात आती है, पता नहीं इनकी क्या मानसिकता है, पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं। असंवैधानिक नियोजन नीति हो तो असंवैधानिक, स्थानीय नीति हो तो असंवैधानिक। तो भाई इसका मतलब है झारखंड संविधान यहाँ चलता ही नहीं है, हर चीज असंवैधानिक है। चलिए, अब हम लोग तो जो भी बातें अब तक रखे हैं मुखस्ती रखे हैं, लेकिन चलिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम लोग कहते हैं वो किताबों में है कि नहीं, तो आज किताब लेकर ही बैठे हैं। सबसे पहले लोग ये दुहाई देते हैं आर्टिकल 15 और 16 का। तो सबसे पहली बात जान लीजिए, आर्टिकल 15 जो है वह जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव की बात नहीं कहता है। यानी इस देश में धर्म को लेकर, खासकर जाति को लेकर भेद होता था, ये तो सच्चाई है। महिला और पुरुष को लेकर भेद होता था। तो ये आर्टिकल उनके लिए है जो इंसान के साथ जाति धर्म के आधार पर भेद करते थे। हालांकि वहां क्षेत्र को भी जोड़ा गया है। आप अनुच्छेद 16 की बात करते हैं, नियोजन में समानता की बात करते हैं, लेकिन वहीं आर्टिकल 16(4) भी है जो राज्यवासी को, राज्य सरकार को अपने राज्यवासियों के लिए, उस राज्य के जो प्रांत के मूल निवासी हैं, उन्हें नियोजन में प्राथमिकता देने के लिए प्रावधान करने का बात कहा गया है। तो 16(4) की बात कहें, लोग बात करते हैं आर्टिकल 19, जो कि आर्टिकल 19 कहता है कोई कहीं भी रह सकता है, बच सकता है। लेकिन आर्टिकल 19(5) को भी देखिएगा, वहां अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष कानून है। उसी आर्टिकल की जो बात करते हैं, 19 की बात करते हैं, तो 19 में आर्टिकल 19(5) भी है। उस बात को भी जरा गौर कीजिएगा, जो संवैधानिक है, संविधान की पुस्तक ही है। हालांकि इन बातों को अभी तक हम लोग भाषणों में रखे हैं तो मुखस्ती रखे हैं, क्योंकि हम लोग को ये सारी चीजें याद है, कंठस्थ है। लेकिन आज रेफरेंस लेके बात कर रहे हैं, 19(5) को भी देखिएगा कि 19(5) क्या कहती है। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश में इनर लाइन परमिट लगता है, ILP, इनर लाइन परमिट। यानी कोई वहां प्रवेश करता है तो उसे वहां के प्रशासन को, वहां की जो सिस्टम, उसे जानकारी देनी पड़ती है कि हम आपके राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या भाई, अरुणाचल प्रदेश के पास एक विशेष कानून है
तो अगर झारखंड के लोगों को संरक्षित करने के लिए, यहाँ के मिनरल्स को लूटने से बचाने के लिए, यहाँ के लोग जो सदियों से इस भूभाग में रहते हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए, उन्हें आगे लाने के लिए यदि कानून की आवश्यकता पड़ रही है तो ये बार बार बीच में संवैधानिक क्यों भाई? यानी झारखंड ही हमेशा संवैधानिक है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान आर्टिकल 170 पर आते हैं। हालांकि कल हजारीबाग में चूंकि हम डिस्टर्ब थे, हम 171 का प्रयोग किए हैं तो उसके लिए हम थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, वहां हमसे भूल हुई है। वो आर्टिकल 170 171 नहीं, चूंकि हम भी डिस्टर्ब हैं। हमारे दो साथी उन्हीं दोनों के बगल में बैठे हैं, इधर प्रकाश बाबू हैं, इधर विकास बाबू हैं, उन्हीं के बीच हम बैठकर अपना संदेश दे रहे हैं। तो आर्टिकल 170 को पढ़िएगा, उसमें लिखा है विधानसभाओं की संरचना। उसमें स्पष्ट लिखा है कि निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से 500 तक, अधिकतम की बात कही जा रही है 500 और न्यूनतम बात कही जा रही 60, यानी कम से कम 60 विधायक किसी राज्य में होने चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं। जो लोग बार बार संविधान की रट लगाते हैं उनसे कहिए, भारत का संविधान आर्टिकल 170 जो विधानसभा में संरचना की बात करता है, जिसे हम लोग विधानसभा कहते हैं, वहाँ 168 में विधानमंडल की बात कही गई, 169 में विधान परिषद की बात कही गई, 170 में विधानसभा की बात कही गई और 171 में फिर से विधान परिषद की बात कही गई है। तो 170 में स्पष्ट कहा गया है कि विधायक कम से कम किसी राज्य में 60 होने चाहिए। हमारे झारखंड में जैसे 81 हैं, बंगाल में 294 हैं, बिहार में शायद 243 है, तो ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट 403 है। तो कम से कम 60 विधायक प्रत्येक राज्य में होना चाहिए, यह संविधान कहता है। ठीक है, चलिए संविधान को मानते हैं। अब फिर आगे आते हैं और इसी संविधान में क्या लिखा है उसको भी जानना होगा। 371 में आइए, 371 में जो 371 ABCD करके जे तक है, उसमें देखिए जहां मिजोरम की बात कही गई है, जहां सिक्किम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश का जिक्र किया गया है, वहां स्पष्ट लिखा है 30 विधायक। यही संविधान 170 आर्टिकल कहता है कि 60 विधायक कम से कम होना चाहिए। यानी अगर 59 विधायक हैं तो फिर आप विधायक नहीं बना सकते, मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हैं। यही भारत का संविधान कह रहा है कि आपके पास कम से कम उस राज्य में चुन कर जाने वाले 60 विधायक होने चाहिए, तभी आप जाकर सरकार बना सकते हैं और मुख्यमंत्री का सृजन कर सकते हैं और राज्य में एक राज्य की गवर्नमेंट बना सकते हैं, 60 विधायक। लेकिन यही संविधान, यही भारत का संविधान फिर आर्टिकल 371 में आइए, जहां आपका अरुणाचल प्रदेश का जिक्र है, जहां गोवा का जिक्र है अथवा जहां सिक्किम का जिक्र है, वहां देखिए वहां लिखा गया है 30 विधायक। 170 कहती है 60 विधायक होना चाहिए कम से कम, लेकिन फिर 371 की जो कुछ अनुच्छेद हैं ABC करके जे तक हैं, उनमें स्पष्ट है कि 30 विधायक से भी अरुणाचल प्रदेश काम चला सकता है। यानी एक राज्य के लिए 60, एक राज्य के लिए 30। तो भाई संविधान जब इस तरह का व्यवहार है संविधान में कि उस राज्य की स्थिति के अनुसार, तो फिर अगर 1932 हो या नियोजन नीति हो, इस राज्य की स्थिति के अनुसार अगर बनाने की बात कही जा रही है तो क्या बुरा है? यही भारत का संविधान कहता है ना कि 60 विधायक कम से कम होने चाहिए। फिर यही भारत का संविधान कह रहा है ना कि अरुणाचल प्रदेश 30 विधायक से भी काम चला सकता है। तो ये संविधान की दुहाई सिर्फ झारखंडियों के साथ क्यों? यही नहीं, अब हम लोग बात करते हैं नियोजन पॉलिसी की। 371D देखी जाए, वहां स्पष्ट तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। यानी जो लोक नियोजन होगा, लोक नियोजन मतलब नौकरियां, उसमें तेलंगाना के विषय में स्पष्ट है कि उस राज्य की जो भी वैकेंसियां होंगी, जो राज्य संबंधित होंगी, वो तेलंगाना वासियों की होगी। 371D। तो ठीक उसी तर्ज पर यदि झारखंड राज्य के युवा सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहे हैं तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? ये संविधान मतलब क्या आप लोग सोचे हैं कि झारखंड के लोग को संविधान का मालूम ही नहीं है? अगर आपको इतना ही संविधान की चिंता है तो डबल वोटर आईडी बंद कीजिए, डबल डोमिसाइल बंद कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई यहां स्पष्ट लिखा है 371A में, जो बात आप बार बार कहते हैं कि कोई कहीं जाके रह सकता है, बच सकता है। 371A जो नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, हालांकि ये बातें तो हम लोग साल भर से कह रहे हैं, लेकिन मौखिक कंठस्थ होकर कह रहे थे, आज किताब का पन्ना लेकर कह रहे हैं। उसमें लिखा है नागाओं की धार्मिक सामाजिक प्रथाएं, नागा रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रियाएं, इसके लिए नागालैंड में यदि कोई भी व्यवस्था स्थापित होगी, कोई भी विधि बनेगा, तो संसद को भी विधानसभा से अनुमति लेनी होगी। यानी आप नागालैंड के हित में भी अगर कोई कानून बनाते हैं दिल्ली में बैठकर, तो आप नहीं बना सकते जब तक कि नागालैंड की विधानसभाओं में बैठे लोग अनुमति नहीं देते। तो क्यों? झारखंड के लिए आप दिल्ली से नियम बनाएंगे, झारखंड के कोयला को कोड़ने के लिए आप दिल्ली से लूटेंगे, और नागालैंड के लिए अलग कानून बन रहा है कि आप विधानसभा से पूछे। अच्छी बात है,
वो राज्य उनका है तो उनसे पूछना होगा, उनकी परंपराएं हैं तो उनसे पूछना होगा, कोई गलत नहीं है। लेकिन जब झारखंड के सामने यही प्रश्न आता है तो आप एसी कमरे में बैठकर दिल्ली में और चेन्नई में नियम बनाइएगा कि झारखंड कैसे चलेगा, झारखंड में खनिज कौन कोड़ेगा, कौन रॉयल्टी लेगा, उनकी जमीनों का अधिग्रहण कैसे होगा। ये अन्याय सिर्फ झारखंड के साथ क्यों? क्या झारखंड के लोग इंसान नहीं है? क्या ये दूसरे ग्रह से आकर बसे हैं? क्या इनके प्रति किसी की ममता नहीं है? अगर है तो आइए देखिए यहाँ जो भूमि अधिग्रहण का खासकर जो कानून है, किस प्रकार यहाँ की जमीनों को कब्जा किया जाता है, उस पर भी अगर चर्चा करेंगे। तो आइए अब अनुसूचियों की बात करते हैं। अनुसूची 9 जहां 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को जगह देने की बात कही गई थी। 209 देखिए वहां है आपका सीएनटी की 3 अध्याय। सीएनटी का मतलब क्या होता है? सीएनटी का मतलब स्पष्ट होता है, एक एसटी का जमीन एसटी ही ले सकता है, एससी का जमीन एससी ही ले सकता है, ओबीसी का जमीन ओबीसी ही ले सकता है। तो भाई ये रांची में, धड़ल्ले से, धनबाद में, बोकारो में, शहरी क्षेत्रों में झारखंडी लोगों का जमीन गैर झारखंडी, उसके समाज से बाहर, उसकी कम्युनिटी से बाहर किसने खरीदा? क्या इस पर, चूंकि जो भी सीएनटी की कानून है उसमें प्रमुख स्थान कलेक्टर को है, डीसी महोदय को है, तो क्या डीसी दोषी नहीं है? कैसे उनकी जमीन बेची गई? जो जमीनें सीएनटी में आती हैं, सीएनटी का प्रावधान है, वो रजिस्ट्री नहीं होगा, सीएनटी का प्रावधान है, उसे आपको फिर वापस करना होगा। अगर उसमें कुछ भी है, कल, कारखाना, महल, भवन, तो भी आप जमीन धारक को वापस करनी होगी। ऐसी परिस्थिति में यदि सीएनटी की जमीनें बेची गई गैर झारखंडियों को, गैर उनके समुदाय के बाहर, तो इसके लिए दोषी कौन है? क्या संविधान की नजर वहां नहीं है? क्या माननीय न्यायालय की नजर वहां नहीं है? क्या माननीय राज्यपाल की नजर वहां नहीं है? 209 सीएनटी के अध्याय भी पढ़ देते हैं। जो 3 अध्याय हैं, सबसे पहले अध्याय 8 धारा 46, 47, 48 क, धारा 49। अध्याय 10 71 धारा 71, धारा 71 क, धारा 71 ख। अध्याय 18 धारा 240, 241, 242। ये सीएनटी की धाराएं, ये सीएनटी की अध्याय अनुसूची 9 में शामिल है। अनुसूची 9 यानी अपरिवर्तनीय, अनुसूची 9 यानी उसको आप चैलेंज करने के लिए 1000 बार सोचना होगा। तो जब अनुसूची 9 में शामिल है सीएनटी के कानून, जो जमीन से संबंधित कानून है कि यहाँ के लोग की जमीन को कोई ले नहीं सकता है, तो धनबाद में बड़े बड़े महल उन्होंने कैसे बनाए? बोकारो में, रांची में, टाटा में बड़े बड़े महल बाहर के लोगों का कैसे बना? क्या यह असंवैधानिक नहीं है? क्या यह गैर कानूनी नहीं है? ये संविधान का ठिकरा केवल झारखंड के माथे पटकना है, क्या कि इनको स्पष्ट शब्दों में झारखंड के लोग यानी जंगल में रहने वाले जंगली लोग इनके नजरों में पहाड़िया लोग, और इनके नजरों में इनकी जान की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए तो आपका मध्य प्रदेश में एनसीएल है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, नागपुर में वेस्टर्न कोल लिमिटेड है, वहां भी कोयला का खनन किया जाता है, माइनिंग्स किया जाता है। लेकिन क्या होता है, सबसे पहले एक सर्वे टीम डाटा कलेक्ट करती है और जिनका जमीन का अधिग्रहण करना हो माइनिंग्स के लिए, उन्हें पहले घर बना के देती है, फिर जाकर घर तोड़ती है। आइए आप झारखंड, आइए बोकारो, चंद्रपुरा, दुगदा, फुसरो, बेरमो, यहाँ 1950 से लोगों की जमीन अधिग्रहण की गई है, लेकिन आज तक बहुत सारे लोग हैं जिनको ना मुआवजा मिला है न नियोजन मिला है। ये कैसा देश है भाई, जहां झारखंड के साथ अन्याय? बिल्कुल आप साफ शब्दों में कहें तो झारखंड के साथ साजिश के साथ नरसंहार हुआ है। हिटलर ने गैस डालकर नरसंहार किया था 60 लाख यहूदी का। यहाँ करोड़ों की पॉपुलेशन का साजिश के साथ, गलत कानून के साथ, गलत आचरण और व्यवहार के साथ कत्ल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एनसीएल है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड। नागपुर में जो महाराष्ट्र में आता है वहां WCL है, वेस्टर्न कोल लिमिटेड। वो तो अच्छा काम करती है, वह तो विस्थापितों को अच्छा मुआवजा देती है, उन्हें घर बनाकर देती है। लेकिन यही है CCL, यही है BCCL, और गोड्डा साइड है ECL, ईस्टर्न कोल लिमिटेड, सेंट्रल कोल लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। ये लोग इंसान के रूप में लोभी भेड़िए हैं। इसलिए आप रिकॉर्ड पता कीजिए, इनके लिए जमीन अधिग्रहण खासकर झारखंड के क्षेत्रों में मतलब है गलत तरीके से कब्जा करना, छीन लेना, लूट लेना, और फिर उसमें उसी जमीन में वरना धरना कुछ नहीं है।
अधिग्रहण के नाम पे, खनन के नाम पे ये लोग जहां 1 एकड़ चाहिए 5 एकड़ जमीन अधिग्रहण करता है। यानी जहां 1000 एकड़ जमीन लेना चाहिए तो ये लोग 5000 एकड़ जमीन लेता है और उसमें अन्य प्रदेश के लोगों को एक माने दबंग के रूप में, अतिक्रमणकारी के रूप में बसाने का काम करते हैं। और यहाँ के जो मूल लोग हैं उन्हें लाठी डंडा मारकर भगाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, आंकड़े स्पष्ट कह रहे हैं। चले जाइए ग्राउंड में जाके सर्वे कीजिए। कहीं 1951 में, 1962 में, कहीं 75 में, कहीं 85 में जमीन लिया गया है। आज तक ना मुआवजा मिला है, ना आज तक नियोजन मिला है। तो ये संविधान की लड़ाई, संविधान की दुआई केवल झारखंड के साथ। इसलिए आज निवेदन होगा, झारखंड को नहीं सताया जाए। नहीं तो क्रांति तभी आती है जब लोगों को सताया जाता है। क्रांति तभी आती है जब लोग परेशान होते हैं। इस राज्य में अगर आप सर्वे कीजिए, झारखंड राज्य में अगर सबसे ज्यादा कोई मरमाहत है, सबसे ज्यादा कोई अगर शोषित है तो जो झारखंड का है। अन्य प्रदेश के लोग मजे से रहते हैं, मजे से नौकरियां करते हैं, मजे से कोयला चोरी करते हैं, मजे से सारा काम करते हैं। हर जगह बाहर के लोगों का दबदबा है। इसीलिए उस अतिक्रमण को रोका जाए, नहीं तो 20 सालों में झारखंड से झारखंडवासी खोजने से नहीं मिलेंगे। आज असुरी जनजाति विलुप्त होने वाली है, बिरोहर विलुप्त होने वाले हैं, पहाड़िया विलुप्त होने वाले हैं। किसी का ध्यान है क्या? उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी राज्यपाल महोदय का ध्यान है या फिर जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं उनका ध्यान है? इसलिए आज निवेदन होगा, इन लोगों को और नहीं सताया जाए। ये लोग बहुत शांत लोग हैं, हम लोग बहुत शांत लोग हैं। आपके विकास से बहुत दूर रहना चाहते हैं। आप अपने विकास को घर में रख लीजिए, हमारे खेतों में अच्छी पानी दे दीजिए और जो जमीनें आपने लिया है, कब्जा किया है, उद्योग के नाम में, खदान के नाम में, माइनिंग के नाम में, वो रिटर्न कर दीजिए। फिर आप विकास को अपने दूर ले जाइए। इसलिए आज जो 1932 का खतियान राजभवन से वापस आया है, जो संविधान की दुहाई दे रहे हैं, उन्हें जांच कीजिएगा बेरमो में आके, और नहीं होता है तो हम लोग जांच कर देंगे। इसलिए आज झारखंड को ज्यादा डिस्टर्ब ना किया जाए, उन्हें उनका अधिकार दिया जाए। किताबें बहुत हैं, पढ़ने बहुत हैं, शाम हो जाएंगी और ये पढ़ने हमें याद हैं, कंठस्थ हैं, लेकिन इसलिए लेकर बैठे हैं ताकि लोगों को यह ना लगे कि हम लोग सिर्फ बोल देते हैं। यहाँ लिखा है, इसी को भारत देश का सर्वोच्च ग्रंथ कहते हैं, भारत का संविधान कहते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सभी ग्रंथों से ऊपर सर्वश्रेष्ठ किताब इसी को कहते हैं। इसी किताब में वो कानून है कि कहीं 30 विधानसभा, कहीं 60 विधानसभा, इसी में विशेष अधिकार हैं। सभी राज्य समान नहीं हो सकते हैं क्योंकि सबकी समान स्थिति नहीं है, भौगोलिक स्थिति समान नहीं है, मानसिक स्थिति समान नहीं है, शारीरिक स्थिति समान नहीं है। अब अगर बात करें, सपोज दैट अगर मान के आप चलें कि 170 सेंटीमीटर की हाइट अगर पूरे इंडिया में आप नेसेसरी करते हैं, तो क्या जो लोग उत्तर भारत ईस्टर्न नॉर्थ क्षेत्र में रहते हैं, यानी सिक्किम साइड, जो भूटान और नेपाल की सीमाओं से सटे हैं, वे लोग 170 सेंटीमीटर की हाइट दे पाएंगे? तो इसी राज्य में अन्याय होगा कि नहीं? यदि आप चाहते हैं कि पूरा देश में एक ही कानून थोप दें तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि छोटा सा उदाहरण देते हैं, आप डिमांड करते हैं कि हमको 170 का हाइट चाहिए। 170 का हाइट हरियाणा से मिल सकता है, पंजाब से मिल सकता है, यूपी बिहार से मिल सकता है। आपको नेपाल और खासकर भूटान, चीन, तिब्बत के क्षेत्रों में जो लोग बसे हैं उनकी हाइट उतनी नहीं हो सकती है। समान हाइट नहीं हो सकती इस देश में, क्योंकि जलवायु का असर होता है। इसलिए आप एक कानून पूरे देश में नहीं थोप सकते हैं। यहाँ की भाषाएं अलग हैं, यहाँ के रीति रिवाज अलग हैं, यहाँ के नेग नियम अलग हैं। अतः सबको अधिकार दीजिए। बिहार के लिए बिहार बना है, बंगाल के लिए बंगाल बना है, यूपी के लिए यूपी बना है। हम लोग वहाँ कुछ नहीं मांगने गए हैं, लेकिन यहाँ आप संविधान की दुहाई के नाम पर किसी को ठूंसने का काम करेंगे, किसी को अतिक्रमण के साथ बसाने का काम करेंगे, ये गलत बात है। तो जो लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं वही लोग संविधान का कत्ल कर रहे हैं, क्योंकि संविधान 2 वोटर ID की इजाजत नहीं देता है, संविधान 2 राज्यों में डोमिसाइल को इजाजत नहीं देता है। आप पता कीजिए, उनका 2 राज्यों में डोमिसाइल है। वो क्या कहेंगे? धनबाद के विधायक राज सिन्हा कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, अपने घर गए थे और कुछ जो भी है पूजा कर रहे थे, सम्मान करते हैं, लेकिन लिखा था ना कि अपने पूर्वजों के घर आए हैं हम, यहाँ भी हैं वहां भी हैं। क्या है भाई, हम ही लोग वो कहें? तो इसलिए ये संविधान के नाम पर झारखंडी को कत्ल बंद कीजिए। अगर आप बंद नहीं करते हैं तो या तो झारखंडी उलगुलान करेंगे, या तो फिर 20 सालों में झारखंड के बहुत मैक्सिमम पॉपुलेशन, खासकर जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है, वे लोग अपना जमी बारी खेत खलियान बेच के अपने आप को खत्म कर लेंगे, आपकी पॉलिसी के कारण। आपके संविधान इसीलिए है कि जो लोग हाशिए पर है उनके लिए संविधान है। पहली बात, संविधान संविधान कहते हैं, आज संविधान निर्माता नहीं है। उनका विचार संविधान किसके लिए था? क्या संपन्न वर्ग के लोगों के लिए था, या फिर राज वर्ग के लिए था, राजशाही के लिए संविधान था? संविधान था शोषित, वंचित, दमित, प्रताड़ित, जो लोग हाशिए पर हैं,
जो लोग जमीन दोज हो चुके हैं उन्हें जिंदा रखने के लिए संविधान था। तो जो लोग झारखंड में अति पिछड़े हैं, जो चाहे किसी कम्युनिटी से रहे, जो लोग अत्यंत गरीब हैं, अपने आप को जिंदा रखने के लिए फाइनली अपनी जमीनों को बेच देंगे। और जब जमीनों को बेच देंगे खत्म, जिसका जमीन नहीं उसका कोई अस्तित्व नहीं। और ये आने वाले 20 सालों का भविष्य झारखंड में बता रहे हैं। 1 साल के अनुभव को हम शेयर कर रहे हैं। बाकी सबको जोहार, जय झारखंड।